Hello students, welcome back to another session of economics chapter people as a resource. So students, in the last session we have already studied about literacy rate. Bihar, a state of India which is considered as the least literate state, whereas Kerala, the southernmost state of India, is considered as most educated state. हमने देख लिया students कहाँ पर literacy ज़्यादा है, कहाँ पर नहीं है. इसलिए हमने इसके सोल्यूशन के बारे में भी देखा. गवर्नमेंट बहुत सारे पॉलिसीज इंप्लीमेंट करती है, प्रोग्राम्स लॉन्च करती है, जैसे कि एक है सर्व शिक्षा अभियान, दैट इज कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन बिटवीन एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 years. सो ये एज ग्रुप में कोई भी अगर बच्चा है तो उसके लिए कंपल्सरी एजुकेशन होता है. तो ये एक स्टेप था ताकि हम लिटरेसी लेवल को क्या कर सके, आगे लेके जा सके, इंश्योर कर सके. सो लेट्स स्टार्ट. Sarva Shiksha Abhiyan is the significant step towards providing elementary education to all children in the age group of 6 to 14 years by 2010. तो ये तो हमने अभी देख लिया students. Elementary is nothing but compulsory education and ये 6 to 14 years of age है. मतलब आप बोल सकते हो नर्सरी वगैरह से लेके प्राइमरी एजुकेशन, हाफ ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन तक जाता है. तो यहाँ पर बेसिक एजुकेशन जो है वो हर एक चाइल्ड को मिले, इसका एम है ये. It is a time-bound initiative of central government in partnership with the state, the local and the community for achieving goal of universalization of elementary education. तो ये क्या है students, आप देखोगे सर्व शिक्षा अभियान एक इनिशिएटिव है. मतलब एक आप अगर कुछ अच्छा काम करते हो तो आप इनिशिएट करते हो, आप स्टार्ट करते हो. तो एक इनिशिएटिव है. किसने लिया इनिशिएटिव स्टूडेंट्स? सेंट्रल गवर्नमेंट. जो पूरे कंट्री को रूल करती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है. एंड उसने कोलैबोरेशन मतलब किसके साथ मिलके काम किया है? पार्टनरशिप, स्टेट, लोकल एंड कम्युनिटी, तीनों को अपने साथ लिया है ताकि हर एक छोटे से छोटे रिमोट एरियाज तक क्या हो सके स्टूडेंट्स, ये सर्व शिक्षा अभियान का जो पॉजिटिव वाइब है वो वहां तक पहुंच. तो ताकि पूरे हर जगह पे यूनिवर्सलाइजेशन मतलब सारे जगह पे, चाहे वो रिमोट एरिया हो, विलेज हो, छोटा से छोटा, सारे जगह पे एलिमेंट्री एजुकेशन पहुंचना चाहिए, कंपलसरी एजुकेशन. सो यहाँ पर आपको इमेजेस भी दिखेंगे. यू कैन से द चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू बैकवर्ड एरियाज एक्सेट्रा, दे गॉट द प्रिविलेज टू गेट एजुकेशन. हियर आल्सो सर्व शिक्षा अभियान, दैट इज द मेन. सब पढ़े, सब आगे बढ़े. अब सर्व शिक्षा अभियान के साथ साथ और 2-3 पॉलिसीज इंप्लीमेंट की गई है, हम देखते हैं. यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है, दैट इज, इसे कहते हैं मिड डे मील. मिड डे मील अब क्या होता है आपको पता होगा, स्कूल्स में खाना प्रोवाइड किया जाता है मिड डे मील, ताकि बच्चे जो है उनको एटलीस्ट घर पे ना मिले खाना तो वो स्कूल में मिल सके, स्कूल में खाना मिल सके. तो उनका न्यूट्रिशनल लेवल भी चेक हो जाए, न्यूट्रिशनल फूड भी कुछ मिले उन्हें. इसलिए ये मिड डे मील स्कीम जो है उसे भी इम्प्लीमेंट किया. मिड डे मील अगर देंगे, खाना देंगे, तो बच्चे क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स? अट्रैक्ट होंगे. अट्रैक्ट होंगे तो अटेंडेंस फुल होगा, जिसकी वजह से बच्चे स्कूल छोड़ के नहीं जाएंगे. आप लिंक कर सकते हो. एंड बच्चे अगर स्कूल छोड़ के नहीं जाएंगे तो उन्हें प्रॉपर फूड भी मिलेगा, जिससे उसका उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस, न्यूट्रिशनल लेवल जो है वो अप टू द मार्क रहेगा. बिकॉज हमें नहीं पता उनके घर पे क्या सिचुएशन है, क्या उनको प्रॉपर फूड मिलता है, दिन में सफिशिएंट फूड मिलता है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर स्कूल अटेंड करने से उन्हें सफिशिएंट फूड भी मिलता है. फिर हम देखेंगे ब्रिज कोर्सेज, बैक टू स्कूल कैंप्स. ब्रिज कोर्सेज मतलब अलग अलग टाइप के कोर्सेज स्टडी. फिर बैक टू स्कूल कैंप्स मतलब जो भी स्टूडेंट्स स्कूल छोड़ के चले गए, जो भी स्टूडेंट्स क्या है स्टूडेंट्स बोल सकते हो स्कूल छोड़ के चले जाते हैं, उनको वापस लाना, उसे हम बोलते हैं बैक टू स्कूल कैंप्स. ये इंट्रोड्यूस किया गया, आपको इमेज में दिखेगा यहाँ पर बैक टू स्कूल कैंप्स. तो ये स्कूल है, यहाँ पर जो भी छोड़ के चले गए स्कूल, दे अगेन टेक एडमिशन. हैव बीन इनिशिएटेड टू इंक्रीज द एनरोलमेंट इन एलिमेंट्री एजुकेशन. एनरोलमेंट मतलब आप अगर किसी चीज में को एनरोल करते हो, एडमिशन लेना, उसको एनरोलमेंट बोलते हैं. सो क्या क्या किया स्टूडेंट्स? ब्रिज कोर्सेज, बैक टू स्कूल कैंप्स, ये इनिशिएट किया गया ताकि क्या हो, हम बोल सके एजुकेशन में ज्यादातर लोग एडमिशन ले, स्कूल्स में एडमिशन ले. मिड डे मील स्कीम्स हैव बीन इंप्लीमेंटेड टू एनकरेज अटेंडेंस एंड रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन
and improve their nutritional status. As I have discussed earlier, क्यों किया है मिड डे मील स्कीम? ताकि स्टूडेंट्स का अटेंडेंस एनकरेज हो जाए, मतलब बढ़ जाए, एंड कोई भी स्कूल छोड़ के ना जाए, कोई भी चाइल्ड स्कूल छोड़ के ना जाए, एज वेल एज अगर यहाँ पर खाना मिल रहा है तो उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस भी चेक किया जाएगा, मतलब अच्छा होगा. These policies could add to the literate population of India, and thus, if the students are attending school, then you can say that they are becoming literate and they add up to the literate population of the country. तो यहाँ पर आपको पॉलिसीज अगर याद रखनी है तो सर्व शिक्षा अभियान, ब्रिज कोर्सेस, बैक टू स्कूल कैंप्स, मिड डे मील्स, आप ऐसे याद रख सकते हो, 4 से 5. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने एजुकेशन के बारे में देख लिया, हमने स्टडी कर लिया, पॉलिसीज देख ली. नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू मूव टू हेल्थ. एक नया टर्म हेल्थ, इसे हम स्टडी करेंगे. तो लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन. आर यू हेल्दी पर्सन? आर यू हेल्दी पर्सन? क्या आप हेल्दी हो? कुछ बोलोगे यस यस मैं बहुत हेल्दी. कुछ बोलेंगे नहीं मैं दिखता हेल्दी नहीं हूँ लेकिन मैं बहुत हेल्दी हूँ अंदर से. कुछ बोलेंगे अरे नहीं नहीं मैं तो जरा भी हेल्दी नहीं हूँ, मेरे से खाना भी खाने नहीं होता है, मम्मी मुझे पकड़ पकड़ के खाना खिलाती है. तो देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सन. लेकिन यहाँ पर हेल्थ जो है स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एक इंस्टेंस पढ़ेंगे, एग्जाम्पल पढ़ेंगे. फॉर मैक्सिमाइज प्रॉफिट, do you think any firm would be induced to employ people who might not work efficiently as healthy workers because of ill health? इसमें ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, सिनेरियो चल रहा है एक फर्म का. फर्म का मतलब होता है कंपनी. कंपनी का एम क्या होता है? हमेशा प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना. प्रॉफिट मैक्सिमाइज मतलब आज अगर रिलायंस कंपनी सेटअप हो रही है तो उसका एम क्या होगा? प्रॉफिट बढ़ाना. करेक्ट. सो क्या वो कभी सोचेगी ऐसे वर्कर्स को रखना जो अनहेल्दी है? आपको और एक एग्जांपल देती हूँ. राजू एंड संजू, दीज आर द टू पीपल. राजू जो है वो अनहेल्दी पर्सन है एंड संजू इज अ हेल्दी पर्सन. दे बोथ वर्क इन अ फर्म और अ कंपनी नेम्ड एज XYZ. अब राजू अनहेल्दी पर्सन है एंड संजू क्या है? हेल्दी है. राजू काम करता है लेकिन एफिशिएंटली XYZ कंपनी में काम नहीं कर पाता, लेकिन संजू जो है वो बहुत एफिशिएंटली काम करता है, बहुत अच्छे से काम करता है, जिसकी वजह से XYZ कंपनी जो है वो हमेशा प्रॉफिट में होती है. अब रिसेशन आ गया, XYZ कंपनी लॉस फेस कर रही है थोड़ा, तो वो किसे निकालेगी? एफिशिएंट वर्कर को निकालेगी कि इनएफिशिएंट अनहेल्दी वर्कर को निकालेगी? तो यस, जो इल रहेगा हमेशा, जो हेल्दी नहीं है, उसे कंपनी क्या कर देगी? एम्प्लॉय नहीं करेगी. एंड जो संजू है उसी को, जो हेल्दी पर्सन है, हमेशा उसी को क्या करेगी? एम्प्लॉय करेगी, ताकि वो अपने प्रॉफिट को बैलेंस रख सके या बढ़ा सके. तो कोई भी फर्म स्टूडेंट्स अनहेल्दी पर्सन, इलिटरेट पर्सन को नहीं हायर करेगी. इसलिए हेल्थ एंड एजुकेशन हमारे लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है. The health of a person helps him to realize his or her potential and the ability to fight illness. आज का ही सीन देख लेता है. कोरोना पेंडेमिक चल रहा है. जिसकी इम्यूनिटी जो एकदम हेल्दी है वो क्या है स्टूडेंट? ज्यादा अफेक्ट नहीं होता इससे. लेकिन जो जिसमें एबिलिटी नहीं है फाइट करने की, इलनेस को फाइट करने की एबिलिटी नहीं है, पोटेंशियल नहीं है, वो पर्सन क्या हो रहा है स्टूडेंट? बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रहा है इससे. तो हेल्दी होना बहुत इंपॉर्टेंट है. He or she will not be able to maximize his or her output to the overall growth of the organization. थोड़ा काम करेंगे थक जाएंगे, थोड़ा काम करेंगे थक जाएंगे, तो क्या उनका ग्रोथ होगा? नहीं होगा. ना उनका ग्रोथ होगा, ना वो जिस कंपनी के लिए काम करते हैं उनका ग्रोथ होगा. So the person will not be able to maximize output, as well as he will also not grow, as well as the company he is working for will also not grow. तो हेल्थ का इंपॉर्टेंस देखा हमने एक एग्जांपल के थ्रू. इंडीड हेल्थ इज एन इंडिस्पेंसिबल बेसिस फॉर रियलाइजिंग वंस वेलबींग. इसलिए आप देखोगे हेल्थ जो है ये एक फैक्टर है जिससे आपको पता चलेगा कि ये पर्सन क्या है, ये केपेबल है, ये अच्छा पर्सन है, या इससे कुछ एफिशिएंट काम होगा या नहीं होगा. Henceforth, improvement in the health status of population has been the priority of the country. इसलिए हमारे कंट्री में आप देखोगे स्टूडेंट्स, इंप्रूव करना, हेल्थ इंप्रूव करना
ये क्या है, सबसे बड़ा प्रायोरिटी है कंट्री का। इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो है ही, लेकिन लोगों की हेल्थ अच्छी करना ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप जापान का एग्जांपल लेंगे तो वहां पर तो सबसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट से भी पहले जो होता है वो लेबर का या फिर बोल सकते हो ह्यूमन का हेल्थ होता है। वहां की गवर्नमेंट जो ज्यादातर एक्सपेंस करती है वो ह्यूमंस के हेल्थ पे करती है, पीपल के हेल्थ पे। हमारे यहाँ पर भी आप देखोगे जो रिमोट एरियाज है वहां पर एज सजेस्टेड इन इमेज बता रही है कि जो भी डॉक्टर्स हैं उनको वहां पर उनकी ड्यूटीज रखी जाती है गांव वगैरह में, रिमोट एरियाज में, ताकि वहां के लोगों का चेकअप हो सके अच्छा एंड उनके हेल्थ पे कंट्रोल रख सके। तो इम्प्रूवमेंट, हेल्थ में इम्प्रूव करना, हेल्थ स्टेटस इम्प्रूव करना, ये हमारे कंट्री का प्रायोरिटी है। Our national policy too aims at improving the accessibility of healthcare, family welfare, nutritional services with special focus on underprivileged segment of population. तो हमारा नेशनल पॉलिसी क्या है स्टूडेंट्स? नेशनल पॉलिसी जो बनाई है वो भी क्या एम करता है, सबको अच्छी हेल्थ केयर दे, वेलफेयर, फैमिली का वेलफेयर करे, न्यूट्रिशन अच्छा दे, ताकि जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन है, जो वीकर सेक्शन है, उन पे ज्यादा फोकस करें, बिकॉज दे आर द वन, वही है जो ज्यादा अफेक्ट होते हैं। उनमें ही हेल्थ केयर फैसिलिटीज अच्छी नहीं मिलती। जो रिच होते हैं वो तो कहीं से भी अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जो वीकर सेक्शन है, वो क्या है, उन्हें जरा भी नहीं मिलता ये सब फैसिलिटी। तो ज्यादा फोकस किस पे किया जाता है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज किसे दी जाती है, अंडर प्रिविलेज सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो अफोर्ड नहीं कर सकती है ट्रीटमेंट। तो हमने यहाँ पर हेल्थ के बारे में देखा। हेल्थ इज वन ऑफ द असेट, यू कैन से इट इज वन ऑफ द बेस्ट असेट ऑफ योर लाइफ। अब स्टूडेंट्स हम हेल्थ के बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे। थ्री टर्म्स हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। द फर्स्ट वन इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, द सेकेंड वन इज बर्थ रेट एंड थर्ड इज डेथ रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी क्या होता है? इन्फेंट का मतलब होता है चाइल्ड, बच्चा, एकदम छोटा, यू कैन से। मोर्टेलिटी दैट इज किलिंग। तो बच्चे को बिफोर गिविंग अ बर्थ, जब वो अपने मदर के वोम में होता है, वो तभी उसको मार डालना, या फिर बोल सकते हो उसका जन्म होता है, जब उसका जन्म होता है एंड विद इन अ ईयर उसे मार डालना, उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? IMR। अब ये क्यों होता है इसका भी रीजन मैं आपको देती हूँ। इंडिया इज अ ट्रेडिशनल सोसाइटी। बीइंग अ ट्रेडिशनल सोसाइटी, यहाँ पर ऐसा माना जाता था, लोगों की थिंकिंग थी कि अगर गर्ल चाइल्ड होगी तो वो फैमिली के लिए बर्डन रहेगी, तो उस पर इन्वेस्ट नहीं किया जाता था, उसको एडुकेट नहीं किया जाता था। क्यों? बिकॉज दे थिंक कि उसकी तो शादी हो जाएगी, हमारा इन्वेस्टमेंट, हमारा हम जितना भी खर्चा कर रहे हैं सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। तो दे प्रेफर्ड बॉय चाइल्ड रादर देन गर्ल। तो हमेशा वो क्या करते थे स्टूडेंट्स? बॉय चाइल्ड। तो दे यूज टू डिटेक्ट द सेक्स ऑफ द फीटस। जो बच्चा होता था जब माँ के पेट में होता है, तो वो बच्चे का सेक्स दैट इज मेल है कि फीमेल, वो सेक्स डिटेक्शन किया जाता था एंड डिटेक्ट करके अगर पता चले कि ये गर्ल चाइल्ड है तो उसे वहीं पर किल कर दिया जाता था। एंड अगर डिटर्मिनेशन ना हो, बर्थ हो जाए, उसके बाद पता चलता है कि अरे ये तो गर्ल है, तो उसको 1 साल की भी नहीं होने देते थे एंड उसको ऐसे ही मार देते थे। तो दिस इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो ये रेट को क्या करना है? कम करना है हमें। आज बहुत ज्यादा अवेयरनेस हो गई है, गर्ल चाइल्ड प्रमोट हो रही है। तो infant mortality rate is the death of child below 1 year of age. बर्थ रेट हम देखेंगे, बर्थ रेट मतलब कितने लोगों का बर्थ हो रहा है, एंड डेथ रेट मतलब कितने लोगों की डेथ हो रही है 1 साल में। तो एक रेशियो है, रेशियो स्टडी करेंगे। बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ बेबीज born for every 1000 people during a particular period of time. तो एक पीरियड ऑफ टाइम में हमने 1000 पीपल एक रेशियो रखा है, 1000 पीपल के उसमें कितने बेबीज बॉर्न होते हैं। एंड डेथ रेट में, डेथ रेट इज द नंबर ऑफ पीपल पर 1000 हु डाई ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ, यू कैन से पीरियड ऑफ टाइम। तो कितने लोग मर रहे हैं पर 1000, ये भी एक रेशियो है। आप कंपेयर करने के लिए रेशियो यूज कर सकते हो, पर 1000, पर 100। तो डेथ रेट इज द नंबर ऑफ पीपल पर 1000 जो मरते हैं, who die during a particular period of time, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए।
तो बर्थ रेट मतलब कितने बेबीज बॉर्न होते हैं एंड डेथ रेट मतलब कितने नंबर ऑफ पीपल डाई। तो ये 3 इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इस पे 1 मार्क के लिए क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपको। तो आई एम ऑन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। So I think you are quite clear about this terms. This is all for today's session. Thank you so much. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे then you can subscribe our channel. Thank you so much.